बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह को एक नेपाली नंबर से जान से मार देने की धमकी मिली है। जब धमकी भरे संदेश में लिखा गया है कि ये मेरा आखिरी वार्निंग है और उन्हें उड़ाने की धमकी दे दी गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग दहशत में हैं। जब सांसद प्रदीप कुमार सिंह को धमकी भरा ये संदेश नेपाली नंबर से भेजा गया जिसमें रंगदारी की मांग भी की गई थी। जब संदेश में स्पष्ट रूप से धमकी दी गई है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर जान से मार दिया जाएगा। इस खौफनाक धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई है और सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक धमकी मिलने के बाद सांसद ने तुरंत इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और नेपाली नंबर की जांच के साथ साथ इस मामले से जुड़े हुए अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। दोस्तों बिहार में बेटियां कितनी सुरक्षित है इसकी परिकल्पना इस खबर से आप खुद लगा सकते हैं। दरअसल कटिहार जिले में एक सिरफिरे आशिक ने स्कूल जाते समय एक नाबालिग लड़की की मांग में जबरदस्ती सिंदूर भर दी, जबकि 2 माह पहले ही पुलिस ने आरोपी और फिर पीड़िता के बीच सुलह कराया था जिसमें आरोपी ने नाबालिग लड़की से दूर रहने को कहा था। अब इस घटना से पीड़िता के परिवार वाले डरे हुए हैं और इसकी शिकायत उन्होंने दोबारा पुलिस से की है। मामला कटिहार जिले के बराड़ी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 की रहने वाली सपना देवी की बेटी के साथ हुआ है। जब सपना देवी की बेटी रोजाना की तरह आज सुबह स्कूल जा रही थी। इसी दौरान मनचले धर्मचंद्र कुमार राम ने लड़की को बीच सड़क पर रोका और जबरन उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद उसने लड़की को धमकाया और कहा कि गाड़ी तैयार है तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद लड़की डर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। आपको बता दूं कि लड़की 9वीं कक्षा में पढ़ती है और उम्र मात्र 15 साल है, यानी कि नाबालिग है। जब पीड़ित लड़की की मां सपना देवी ने कहा कि मंगलवार को रोजाना की तरह मेरी बेटी पढ़ने के लिए सुरजापुर हाई स्कूल पढ़ने जा रही थी। इसी बीच सुनसान रास्ते में धर्मचंद्र कुमार राम पहले से ही मेरी बेटी के आशा में छिप करके बैठा हुआ था। जैसे ही मेरी बेटी उस रास्ते पर पहुंची तो फिर सुनसान रास्ता होने का फायदा उठा करके मनचले धर्मचंद्र कुमार राम ने मेरी बेटी को पकड़ करके जबरन मांग में सिंदूर भर दिया। जिसके बाद धर्मचंद्र कुमार राम ने मेरी बेटी को धमकाने लगा और जबरदस्ती साथ चलने को कहा, जिसके डर से मेरी बेटी चीखने चिल्लाने लगी। दोस्तों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सर्वे की वजह से घर घर में कुड़मा होगा, लोग आपस में लड़ेंगे और फिर जदयू के नेताओं को खदेड़ खदेड़ करके पीटेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस सर्वे के कारण बिहार में बड़ा बखेरा खड़ा होगा। यह नीतीश सरकार के लिए ये सर्वे ताबूत का आखिरी किल साबित होगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नियति जाते जाते नीतीश कुमार से ऐसा काम करवा देगी कि लोग उन्हें झाड़ू मार करके भगाएंगे। आपको बता दूं कि जमीन के सर्वे से जुड़े हुए अधिकारी खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। जो रिश्वत नहीं दे रहा है उसके सर्वे में अड़चने लगा रहे हैं। जमीन के काम से जुड़े हुए मामले में कर्मचारी, क्लर्क, सीओ, डीसीएलआर समेत अन्य कर्मियों और फिर अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने की खबरें लगातार सामने आ रही है। वहीं पर सीवान में डीएसएलआर रिश्वत के साथ गिरफ्तार हो चुका है। इस तरीके की शिकायतें लगातार आ रही है जब मंत्री के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर वाकई में अधिकारियों ने सर्वे में गड़बड़ी कर दी तो फिर विवाद और भी बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में ज्यादातर आपराधिक मामले जमीन विवाद से जुड़े हुए होते हैं। इसी विवाद के खात्मे के लिए सरकार सर्वे करा रही है, लेकिन जिस तरह से शिकायतें सर्वे से जुड़े हुए अधिकारियों के बारे में मिल रही है, जमीन विवाद और भी बढ़ जाएगा। इस कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते लोग परेशान हो जाएंगे। इससे सरकार के खिलाफ जन आक्रोश भड़क सकता है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 8 जिलों को एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए कई स्थान पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार में पहली बार 8 जिलों को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। ये एक्सप्रेस वे बिहार के औरंगाबाद के आमद से शुरू होकर के ये एक्सप्रेस वे पटना, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, वैशाली और फिर समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक जाएगा। आपको बता दो कि इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 189 किलोमीटर है। जहाँ औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से किया जा रहा है। इस आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। दरअसल इस एक्सप्रेस वे के निर्माण होने से बिहार के कई जिले आपस में जुड़ जाएंगे। इससे इन जिलों के विकास में तेजी आएगी। साथ ही साथ इन जिलों के बीच बिजनेस व्यापार करना आसान हो जाएगा। इसके निर्माण होने से बिहार के विकास को भी तेज गति मिलेगी।
दोस्तों, बिहार के सभी क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्णिया, रक्सौल, राजगीर और भागलपुर में एयरपोर्ट चालू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। जब बिहार सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि पूर्णिया हवाई अड्डे को चालू करने के लिए राज्य सरकार ने 52 एकड़ जमीन अर्जित कर ली है। जब 15 एकड़ जमीन का अर्जन किया जाना है। यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह अनुरोध किया गया है कि इस जमीन को कब्जा में लेकर के जल्द ही आवश्यक संरचना निर्माण करके पूर्णिया हवाई अड्डे को चालू कर दिया जाए। इसमें राज्य सरकार की ओर से हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये भी अनुरोध किया गया है कि राजगीर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थल का फिजिबिलिटी अध्ययन करा दिया जाए। रक्सौल की हवाई पट्टी के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन की मांग की गई है, जिसके लिए जिला पदाधिकारी के स्तर से कार्य किया जा रहा है। साथ ही नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माणाधीन टर्मिनल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। अधिकारियों को बचे हुए कार्य को जल्द पूरा करने का उन्होंने निर्देश दिया। जन निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई अड्डे के विस्तारीकरण कार्य की विस्तृत से जानकारी ली और फिर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीक्षा कक्ष में विस्तारीकरण कार्य से संबंधित एक समीक्षा बैठक हुई। यह समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के मास्टर प्लान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुरेश कुमार ने जानकारी दी है। दोस्तों, बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता की तबीयत बिगड़ गई है। जो उन्हें इलाज के लिए पूर्णिया के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांसद पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव पिछले 2 वर्षों से बीमार चल रहे हैं। मंगलवार की देर शाम अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। इसके बारे में जैसे ही पप्पू यादव को सूचना मिली तो फिर आनन फानन में वे अपने पिता का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अपने पिता से मुलाकात की और फिर डॉक्टर से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जब वहीं पर इस मामले को लेकर के पप्पू यादव ने बताया है कि उनके पिता को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जब पिछले 2 साल से वे काफी बीमार चल रहे हैं। जब चलना फिरना भी उनका मुश्किल हो गया है। पिछले 2-3 दिनों से उनके पैर में जख्म हुआ था और फिर कल बीपी हाई होने के बाद उन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ा। जब वैसे घर पर भी हम लोग उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि पुत्र होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं अपने पिता की सेवा करूं, इसके साथ साथ जनता का भी ख्याल रखना है। दोस्तों, कभी कंधे पर हरा गमछा राजद नेताओं के लिए आन बान शान था। हरा गमछा कभी MY समीकरण की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD को हरे गमछे से परहेज है। जब तेजस्वी यादव की आभार यात्रा से पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने RJD के कार्यकर्ताओं को साफ शब्दों में कह दिया है कि वे कंधे पर हरा गमछा रखने से परहेज करें। जगदानंद सिंह की ओर से जारी फरमान में वैसे इसके पीछे का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे कंधे पर हरे गमछे के बदले हरा टोपी और फिर हरा बेच लगाएं। जय तेजस्वी यादव पहले चरण की यात्रा में 10 सितंबर से 17 सितंबर तक कुल 8 दिनों में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और फिर मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय में ठहरेंगे। जय तेजस्वी यादव यात्रा के दौरान 4 जिले में 2-2 दिन रुकेंगे। जब पार्टी ने कहा है कि इस दौरान तेजस्वी यादव जिस जिले में रुके हैं वहाँ के अलावा दूसरे जिले के लोग न आए। जय तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान संबंधित जिला के विधानसभा सीटों के पंचायत से प्रखंड तक के नेताओं और फिर प्रमुख कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। जब वहां पर विधायक, पूर्व विधायक और फिर इलाके के पूर्व सांसद के साथ मीटिंग भी करेंगे। दोस्तों, बिहार में पढ़ाई करने वाले स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सभी स्कूली बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार में 77,539 सरकारी स्कूल, मदरसा, प्रोजेक्ट विद्यालय, संस्कृत विद्यालय के 27,35,255 छात्र छात्राओं के पास आधार कार्ड नहीं है, जबकि राज्य के 14,060 प्राइवेट स्कूलों में 9,35,264 बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। आपको बता दूं कि विभाग ने राज्य के सभी सरकारी, निजी, अनुदानित मदरसा और फिर संस्कृत विद्यालय के को निर्देश देते हुए कहा कि 3 सितंबर तक सभी विद्यालय प्रधान आधार रहित बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करें। साथ ही 10 सितंबर तक शिक्षा कोष पर अपलोड करें। दरअसल बिहार सरकार ने सभी बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, लेकिन राज्य में यानी कि बिहार में अभी भी 23,35,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। जैसे शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद भी सरकारी और फिर निजी स्कूल आधार कार्ड करने में लापरवाही बरत रहे हैं।
दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार जमीन सर्वे में कई तरह के कागज मान्य नहीं होंगे, इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई है ताकि आप अपने जमीन के इस कागजात को ठीक करा लें। हम आपको अभी बताएंगे कि बिहार जमीन सर्वे में 3 ऐसे कागजात हैं जो कि मान्य नहीं होंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में जमीन सर्वे में स्टाम्प पेपर पर जमीन के बदले दस्तावेज को मान्य नहीं किया गया है। यानी कि स्टाम्प पेपर पर जमीन की अदला बदली करने वाले जमीन मालिक को बदलेन के बाद जमीन की रजिस्ट्री कराना होगा, इसके बाद ही उसका सर्वे हो पाएगा। यानी कि इसे अगर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो उसका सर्वे नहीं हो पाएगा, उस कागज का कोई भी वैल्यू नहीं है। वहीं पर दूसरा नंबर यह है कि बिहार में यदि किसी जमीन का मौखिक बंटवारा हुआ है तो फिर उसे मान्य नहीं किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा कि पारिवारिक बंटवारे का भी रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर बंटवारा मौखिक हुआ है तो फिर संयुक्त खतियान बनेगा। वहीं पर तीसरी कागजात यह है कि सरकारी जमीन पर यदि किसी का कब्जा है तो फिर उसे संबंधित वैध कागजात दिखाने पड़ेंगे। आपको बता दूं कि वैध कागजात नहीं दिखाने पर खाता खेसरा नंबर के साथ उस सरकारी जमीन की रिपोर्ट का विभाग को भेजी जाएगी। विभाग ने सभी गाँव में सरकारी जमीन को चिन्हित करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में खनन पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्ति मिलेगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खान एवं भूतत्व विभाग ने इसका प्रस्ताव गृह विभाग को सौंप दिया है। जब खबर के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया है कि जल्द ही खनन पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाएगी। इसके लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार जल्द ही खनन पदाधिकारियों को ही मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे सकती है ताकि वे अवैध खनन के मामले में त्वरित कार्रवाई कर सके। हालांकि आरोपितों पर कार्रवाई करने का या फिर गोली चलाने का अधिकार पुलिस के पास ही रहेगा। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस सर्वे के दौरान लोगों से जमीन के स्वामित्व और फिर दावेदारी को लेकर के फॉर्म 2 और फिर वंशावली को लेकर के फॉर्म 3A भरा जा रहा है। इस फॉर्म को भरते समय जमीन रैयत भूल कर भी कोई भी गलती ना करे। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा कि बिहार भूमि सर्वे 2024 के तहत लोगों को सिर्फ 2 फॉर्म भरने हैं। जब पहले फॉर्म प्रपत्र 2 में स्वयं घोषणा पत्र के माध्यम से जमीन की डिटेल्स भरनी होगी प्रपत्र 2 फॉर्म में। जहाँ इस प्रपत्र 2 फॉर्म में आपके जो भी जमीन है उस जमीन का डिटेल्स आपको भरना होगा। इस फॉर्म को भरने में कोई भी गलतियां ना करें वरना मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपको बता दूं कि आप जो जानकारी देंगे उसकी जांच की जाएगी। दरअसल किसी भूखंड के रैयत के रूप में खतियान में पिता का नाम दर्ज है और फिर उसकी मां का भी निधन हो गया है तो फिर उस भूखंड के उत्तराधिकारी उनके पुत्र होंगे और फिर उनका नाम दर्ज किया जाएगा। वहीं पर यदि रैयत के 2 पुत्र हैं और उनके बीच मौखिक बंटवारा हो चुका है तो फिर उसके लिए उन्हें फॉर्म भरना होगा। जब खतियान में दर्ज रैयत के उत्तराधिकारी को यह भी बताना होगा कि वे अलग अलग खतियान बनवाना चाहते हैं या फिर एक ही नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पैक्स का चुनाव नवंबर महीने में आयोजित किया जा सकता है। इस पैक्स के चुनाव में पहले की तरह ही कार्यकारिणी की पदों के पर आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी। साथ ही साथ कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि समय पर ही पैक्स चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। आपको बता दो कि मीडिया रिपोर्ट्स के प्राधिकार सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि इस बार भी कार्यकारिणी पदों पर पिछली बार की तरह ही आरक्षण रहेगा। इसमें किसी तरह के कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। या बैलेट पेपर के द्वारा ही पैक्स का चुनाव आयोजित होगा। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने पैक्स चुनाव को लेकर के प्रशिक्षण के संबंध में पत्र भेजते हुए कहा कि पैक्स निर्वाचन नवंबर 2024 में संभावित है, इसलिए सितंबर महीने में प्रशिक्षण को पूरा किया जाएगा। जब पहले की तरह इस बार भी कार्यकारिणी के पदों पर आरक्षण की व्यवस्था रहेगी, जब प्रत्येक मतदाता 5 पदों के लिए वोट डालेंगे। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लोगों को कई तरह की जानकारी दी है। साथ ही साथ दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि रैयत अपनी जमीन की रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायत 3 जगहों पर दर्ज करा सकेंगे। जब सर्वे में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर आप ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद बंदोबस्त शिविर में या फिर कानून को और बंदोबस्त पदाधिकारी के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नंबर 3, ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जमीन रैयत को बंदोबस्ती शिविर में आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। कानून को और बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं पर जमीन मालिकों के आवेदन पर जमीन और कर्मचारी जमीनी स्तर पर जाकर के सत्यापन करेंगे ताकि नए खतियान में सभी रिकॉर्ड ठीक हो। वहीं पर प्रपत्र 2 में आपको जमीन से जुड़ी हुई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। इस फॉर्म के साथ माल गुजारी रसीद, LPC, बंटवारा पेपर, केवला, दान, डीड या फिर स्वामित्व से संबंधित कोई भी अन्य कागजात भी जमा करने होंगे। वहीं पर जिन रैयतों के खतियान उनके पूर्वजों
पूर्वजों के नाम पर है, उन्हें प्रपत्र 2 में वंशावली प्रस्तुत करनी होगी, चाहे उनके पूर्वज जीवित हो या नहीं। वहीं पर वंशावली बनाने के लिए किसी एफिडेविट और फिर सरपंच की मुहर की अनिवार्यता को हटाने पर सहमति बन गई है। रैयत को पूर्वज की मृत्यु पर होने पर मामले पर उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति के नाम से जमीन है। मृत्यु प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा करते आए हैं, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। हम बात कर रहे हैं मुंगेर मुख्यालय से मात्र 1 किलोमीटर दूर बेलन बाजार स्थित मध्य विद्यालय की, जहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के सरकार के दावे की पोल खुल रही है। यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सरकार के दावे की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल इस स्कूल में कुल 4 कमरे हैं। एक कमरे में आधा भाग में स्टोर रूम और आधा भाग में स्कूल का कार्यालय है। एक छोटे कमरे में किचन और फिर 2 कमरे को क्लासरूम बनाया गया है, जहां पर वर्ग 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या 235 है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने और फिर शिक्षकों को पढ़ाने में काफी परेशानी होती है, जब ना शिक्षक सही ढंग से यहाँ पर पढ़ा पाते हैं और ना ही छात्र सही ढंग से यहाँ पर पढ़ पाते हैं। एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे हैं कि गुरुजी क्या बोलते हैं वे कानों तक भी नहीं ठीक से पहुँच पाते हैं, जिसके कारण बच्चों को उनकी बातें भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि एक साथ कई शिक्षक पढ़ाते हैं और फिर कई बच्चे पढ़ते हैं। जहाँ आलम यह है कि कुछ बच्चे कड़ी धूप में भी बरामदे में दरी बिछा करके पढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार के स्कूलों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश के अनुसार अब स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक कौन बनेगा, इसे लेकर के नए नियम बनाए गए हैं। आपको बता दूं कि नए नियम के मुताबिक बिहार के स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक वही बनेगा जिसे पुराने वेतनमान मिल रहा है। ये नियम बिहार के माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक दोनों प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बिहार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के रूप में पुराने वेतनमान के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां भी पुराने वेतनमान के शिक्षक उपलब्ध होंगे उन्हें ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन स्कूलों में सिर्फ बीपीएससी शिक्षक होंगे उन्हें यह प्रभार दिया जाएगा। अगर किसी स्कूल में नियोजित और फिर बीपीएससी दोनों तरह के शिक्षक नियुक्त है तो फिर बीपीएससी वाले शिक्षकों को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बीपीएससी की तुलना में नियोजित शिक्षकों को सीनियर नहीं माना जाएगा। दोस्तों, बिहार में बूढ़े से ज्यादा युवा बीमार होते हैं। बिहार में सबसे अधिक संख्या में युवा बीमार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जहां बिहार में लोगों की सेहत को लेकर के तैयार इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 1 माह में सरकारी अस्पतालों में कुल 25,91,000 मरीज विभिन्न बीमारियों का इलाज कराने पहुंचे। इसमें सबसे अधिक 7,80,000 मरीज 18 से 30 आयु वर्ग के थे, यानी कि अस्पताल आने वाले कुल मरीजों में करीब 30% युवा है। जब विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त होकर के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाले इन 7,80,000 युवाओं में भी लगभग 5,20,000 लड़कियां हैं, जो कुल युवा मरीजों का करीब 65% है। जब स्वास्थ्य विभाग को जिलों से जुड़ी हुई माह की मिली रिपोर्ट्स के आधार पर यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई माह में 5 वर्ष तक के 2.5 लाख बच्चों को भी इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 19,33,000 मरीजों को दवा लिखी गई है, या इनमें अधिकतर मरीजों को अस्पताल में से मुक्त करा दिया गया है। सबसे अधिक विभिन्न तरीके के दर्द की शिकायत वाले मरीज अस्पताल पहुंचे हैं। ऐसे मरीजों की संख्या लगभग 1,62,000 बताई गई है। बुखार से पीड़ित 1,52,000 लोग इलाज के लिए आए। शारीरिक कमजोरी वाले मरीजों की संख्या भी 1 लाख से अधिक रही। डायरिया और कॉलेरा जैसी बीमारी की शिकायत लेकर के 50,000 से अधिक मरीज अस्पताल में पहुंचे। 80,000 मरीज घाव और फिर चर्म रोग की शिकायत लेकर के पहुंचे, जब वहाँ 75,000 लोग सर्दी की समस्या को लेकर के पहुंचे। दोस्तों, बिहार कुछ न कुछ बातों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में बना ही रहता है। वैसे तो हम बचपन में भी ये कहावत सुनी होंगे कि एक बिहारी सब पर भारी। इस समय भी कुछ ऐसे ही इस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय लोग डांस देखने के लिए बालकनी, पेड़ और फिर इमारतों की छतों पर चढ़ गए। वहीं पर कुछ लोग को देखा जा सकता है कि स्टेज के आसपास और फिर सड़क किनारे भी खड़े हैं। आपको बता दूं कि करीब 100 लोग टीन की छत पर खड़े होकर के ऑर्केस्ट्रा डांस का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय लोग डांस के लिए बालकनी, पेड़ और फिर इमारतों की छत पर चढ़ गए हैं। वहीं पर कुछ लोगों को देखा जा सकता है कि स्टेज के आसपास और सड़क किनारे भी खड़े हैं। जहां आपको बता दूं कि करीब 100 लोग टीन की छत पर खड़े होकर के ऑर्केस्ट्रा डांस का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जब वहीं पर तभी अचानक टीन की छत गिर जाती है और फिर उसके नीचे खड़े कई लोग उसके चपेट में आ जाते हैं। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो यूट्यूब के रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है, इसलिए आपको हम फोटो दिखा रहे हैं। वहीं पर छत के अचानक गिरने के बाद भगदड़ मच जाती है और फिर लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। हालांकि जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, वैसे ही पुलिस मौके पर पहुंच करके और फिर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है।
दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के एमपी, एमएलए, एमएलसी की बैठक करने वाले हैं। जी हां, हालांकि इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर बिहार में घटित घटनाओं का एक क्राइम बुलेटिन के रूप में जारी किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि रूह को झकझोर कर देने वाले बीते चंद दिनों में आपराधिक आंकड़े, अगर इन डरावनी घटनाओं के भयावह आंकड़े देख करके भी आपको बिहार में सब सही दिखाई दे रहा है तो फिर मतलब सब ठीक नहीं है। यह कृपया विगत यानी कि बीते चंद दिनों की बिहार में घटित चंद आपराधिक घटनाओं का अवलोकन कीजिए। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर 105 घटनाओं का जिक्र किया है और सभी घटनाओं के बारे में एक एक करके बताया है और लिखा है। हम आपको घटनाओं के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि 105 घटनाओं के बारे में जिक्र किया है। चाहे तो आप तेजस्वी यादव के एक्स हैंडल पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, बिहार में बहुत जल्द खाली पड़े बोर्ड और आयोग के पूर्ण गठन की घोषणा होने वाली है। अब ऐसे में इस घोषणा पर बिहार की सियासी निगाहें भी टिकी हुई है। दरअसल खबर है कि एनडीए के तमाम सहयोगियों ने अपनी अपनी लिस्ट लगभग तैयार कर ली है और जैसे ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि खाली पड़े बोर्ड और फिर आयोग के माध्यम से नीतीश सरकार लगभग 150 नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को अपनी टीम में जगह दे सकती है, जिनकी भूमिका आने वाले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकती है। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन सा बोर्ड किस पार्टी के हिस्से में जा सकता है। आपको बता दूं कि किसान आयोग, स्वर्ण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, बाल श्रम आयोग, सुन्नी वक्फ बोर्ड, पिछड़ा वर्ग आयोग, युवा आयोग, व्यापार आयोग, संस्कृति शिक्षा बोर्ड, ये 10 बोर्ड और फिर आयोग बीजेपी कोटे में जा सकती है। इसी पार्टी के अध्यक्ष होंगे जिसमें सदस्य एनडीए के तमाम पार्टियों के हो सकते हैं। वहीं पर महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, खाद्य संरक्षण आयोग, शिया वक्फ बोर्ड, बाल संरक्षण आयोग, मदरसा शिक्षा बोर्ड और फिर नागरिक परिषद जैसे 10 बोर्ड और आयोग जदयू कोटा में जा सकता है। जदयू के ही अध्यक्ष होंगे, साथ ही साथ सदस्य एनडीए के तमाम घटक दल के हो सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। जब तेजस्वी यादव ने बिहार का क्राइम डाटा बताते हुए नीतीश सरकार पर सवाल उठाए थे। इस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी को पहले अपने माता पिता के शासनकाल के अपराधों को देखना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बंगाल में घटना पर भी प्रतिक्रिया दी है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। जीतन राम मांझी ने गिरिराज सिंह के बयान पर भी अपनी राय रखी है और कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको मिलकर रहना चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सरकार पर निशाना साधा था। इस पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को साल 2005 से पहले का आंकड़ा निकालना चाहिए, जब उनके माता पिता राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो उसके बाद उन्हें आज की बात करनी चाहिए, जब उस समय मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों के साथ समझौता होता था, लेकिन आज अगर अपराध होता भी है तो फिर उन पर सबसे पहले कार्रवाई होती है। दोस्तों, बिहार में गाड़ियों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लोगों ने इस साल खूब गाड़ी खरीदे हैं। इसमें लग्जरी गाड़ी के प्रति आकर्षण अधिक बढ़ा है। बीते अगस्त माह में पिछले वर्ष के समान महीने की तुलना में 10,000 गाड़ी अधिक बिके हैं। जब वहीं पर लोगों के बीच 4 पहिया के साथ साथ तिपहिया वाहनों में दिलचस्पी बढ़ी है। हालांकि बिके हुए गाड़ियों में बढ़ोतरी के मामले में सबसे अधिक हिस्सेदारी 2 पहिया वाहनों की है। उनकी वृद्धि लगभग 8,000 की है। वहीं पर पैसेंजर वाहनों में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ी है। जब टेम्पो की तुलना में ई रिक्शा की खरीदारी बढ़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे रोचक बात तो यह है कि इन दोनों की बिक्री का अंतर 2 गुना अधिक है। बीते साल अंतर लगभग 100% था, इस साल 104% है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले अगस्त में 88,192 गाड़ी बिके हैं, जबकि पिछले साल इसी महीने में महज 78,466 गाड़ी ही बिके थे। इन वाहनों में भी कार और फिर मोटरसाइकिल, स्कूटर के अलावा ट्रैक्टर, मोपेड, टेम्पो, ई रिक्शा की बिक्री भी बढ़ी है। सबसे अहम तो यह है कि कृषि उपकरणों वाले गाड़ियों की खरीद के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ा है। जब पिछले साल केवल 2 हार्वेस्टर बिका था, जबकि इस साल अगस्त में 7 बिके हैं। इस साल 8 माह में 7 माह ऐसे हैं जब गाड़ियों की बिक्री बीते साल से अधिक हुई है। केवल मई माह में ही गाड़ियों की बिक्री 2023 में अधिक हुई है। दोस्तों, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ टिप्पणी करने पर राजद ने कड़ी आलोचना की है। जब पार्टी प्रदेश महासचिव सह भागलपुर संगठन प्रभारी गुड्डू यादव ने कहा कि ये प्रशांत किशोर के निम्न सोच को दर्शाता है। अपने आप को बिहार के अंदर सबसे तेज तर्रार समझते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के खून में समाजवाद है। वह ऐसे पिता के पुत्र हैं जिन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। प्रशांत किशोर का बयान हास्यास्पद है। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पहचान है कि वे लालू प्रसाद यादव
यादव के लड़के हैं। राजद उनकी अपनी दुकान है जिसके वे मालिक हैं। 10 दिन कोचिंग करके भी समाजवाद की परिभाषा नहीं बता पाएंगे तेजस्वी यादव, ये कहना है प्रशांत किशोर का। इसके अलावा प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी खिंचाई करते हुए कहा था कि उनका कार्यकाल काला अध्याय के लिए इतिहास में पढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने की घोषणा की जाएगी। साल 2025 में जनसुराज 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं पर प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इसमें 2/3 प्रत्याशी वैसे लोगों का बनाया जाएगा जो पहले ही से ही राजनीति में नहीं है और ना चुनाव लड़े हैं। जब पार्टी खर्च के लिए 2 करोड़ लोगों से मोबाइल के द्वारा 100 रुपए का चंदा लिया जाएगा। प्रत्याशियों के चुनाव की प्रक्रिया आम लोगों की राय से होगी। जब दिसंबर के पहले हर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के आधार पर 176 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए आगे हैं, इसलिए सीधी लड़ाई एनडीए से होगी। राजद तीसरे नंबर पर रहेगी। भूमि सर्वे पर सवाल उठाया है। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में लगातार हो रहे अपराध को लेकर के बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और फिर बिहार सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है। अपराधी भी पकड़े नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने तो कई अपराधियों का फोटो शेयर किया है जो सीएम हाउस में बैठे हैं। कई अपराधी बीजेपी नेताओं के साथ बैठे रहे, उसका भी हमने फोटो शेयर किया है। वे बताएं कि सृजन घोटाले में क्यों थे, बालिका गृह कांड में कौन लोग थे, ये सभी अपराधी आखिर कहाँ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार के पास कोई भी जाता भी नहीं है। जहां हम खुद कई घटनाओं स्थल पर गए हैं, अधिकारियों से भी बात की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 से पहले सीएम आवास पर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बेकार की बातें हैं। जब कहानी है क्या, सबूत है क्या, खाली इधर उधर का करना है। सत्ता में ये लोग बैठे हैं तो फिर न्याय करो। क्यों नहीं बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। अभी जो स्थिति है वह काफी भयावह है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला था। आज स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राजद और लालू परिवार एक बार फिर से जातिगत उन्माद की आंच पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बेचैन है। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा याफ्ता लालू प्रसाद तथा बेनामी संपत्ति और फिर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार के आधा दर्जन लोग आज बेल पर हैं। इस परिवार के लिए आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र पर संकट का जुमला तथा जातिगत जनगणना आदि भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी शिकंजे से बाहर न आने का एक हथकंडा मात्र है। मंगल पांडे ने पूछा है कि क्या लालू राबड़ी शासन का ये स्याह सच नहीं है कि उनके कार्यकाल में जातिगत नरसंहारों का अंतहीन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। क्या यह सच नहीं है कि आए दिन नरसंहारों से पूरा बिहार दहला सहमा रहता था। जब क्या उस दौर में दलित, पिछड़े और फिर अति पिछड़े जहां पर गाजर मूली की तरह काटे गए, वही शोध प्रतिशोध और फिर घात प्रतिघात में अग्र जातियों पर भी कहर नहीं टूटा। दोस्तों, बिहार की पुलिस हमेशा अपनी हरकतों को लेकर के सुर्खियों में बनी रहती है। ऐसे में एक ताज़ा मामला राजधानी पटना से निकल करके सामने आया है, जहां पर एक निजी वाहन खास करके ऑटो से अभियुक्तों को कोर्ट और फिर जेल ले जाना एक बार फिर से पुलिस को महंगा पड़ गया। जब बिहार के भागलपुर जिले में विशेष केंद्रीय कारा के गेट के पास से ही पुराने कांड का अभियुक्त और फिर कोर्ट का वारंटी विकेश कुमार पुलिस को चकमा देकर के भाग निकला है। वहीं पर वारंटी के भाग निकलने की घटना को लेकर के सबौर थाना के सिपाही मुकेश कुमार महतो के बयान पर तिलका मांझी थाना में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले भी ऑटो से अभियुक्तों के भागने की घटना हो चुकी है। यह घटना को लेकर के केस दर्ज कराने वाले सिपाही मुकेश कुमार ने थाने में दिए गए आवेदन में बताया है कि लेखक के रहने के वाले वारंटी को गिरफ्तार करने के बाद एडीजी की अदालत में प्रस्तुत किया गया। वहां पर प्रक्रिया पूरी होने और फिर कोर्ट का आदेश मिलने के बाद वारंटी को कैंप जेल पहुंचाने को निकले। जेल पहुंचने के बाद पता चला है कि वारंटी की मेडिकल जांच रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद फिर उसे ऑटो में बैठा करके न्यायालय ले आए और वहां जमा किए गए मेडिकल जांच रिपोर्ट की कॉपी लेकर के दोबारा अभियुक्तों को लेकर के जेल पहुंचाने जा रहे थे। जेल गेट के पास ब्रेकर पर ऑटो की रफ्तार कम होते ही अभियुक्त भाग निकला। वहां से उसे पकड़ने की कोशिश हुई पर वह भागने में सफल रहा। इधर वारंटी के पुलिस अभिरक्षा के भागने के बाद कई सवाल उठे। जब वारंटी को हथकड़ी लगाई गई थी तो फिर क्या उसकी जांच नहीं की गई, या वह ठीक से लगी है या नहीं। हाथ से जब वह हथकड़ी निकल रहा था तो फिर पुलिसकर्मी की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी। बहुत सारे सवाल हैं। दोस्तों,
दोस्तों बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस सर्वे में पुराने पुश्तैनी जमीन के सर्वे के लिए लोगों से जमीन के कागजात मांगे जा रहे हैं, जिसके कारण अंचल कार्यालय में भारी भीड़ जुट रही है और लोग जमीन के कागज निकालने के लिए लाइन लगा रहे हैं। जब खबर के अनुसार यदि आपकी जमीन पुश्तैनी है तो फिर आपको अपने पारिवारिक रिश्तेदारों जैसे कि पिता, चाचा, दादा, परदादा आदि से मिली है तो फिर आपको खतियान पेश करना जरूरी है, इससे आप अपनी जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बिहार में पुराना खतियान कहां पर मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो आपको बता दें कि पुराना खतियान के लिए अपने अंचल कार्यालय जाना होगा। जब खतियान प्राप्त करने के लिए आपको रिकॉर्ड रूम के अधिकारी या फिर प्रधान लिपिक से संपर्क करना होगा। जब खतियान के लिए आपको अपनी जमीनों का खाता, खेसरा और फिर थाना नंबर देकर के आवेदन दाखिल करना होगा। वहीं पर कर्मचारी आवेदन में दर्ज खाता, खेसरा से आपकी जमीन का खतियान खोज लेंगे, जिसकी अस्थायी प्रति आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं पर बिहार जमीन सर्वे में आप इस खतियान की फोटोकॉपी निकाल करके जमा कर सकते हैं, जो साथ ही साथ अपने जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। दोस्तों बिहार पुलिस आजकल चूहों से परेशान है। जब बिहार के 18 जिलों के 96 पुलिस थानों में चूहों ने महत्वपूर्ण फाइलों को कुतर दिया है। जब पिछले दिनों जब थाने में केस फाइल इंडेक्स बनाने का काम शुरू हुआ तो फिर इसका खुलासा हुआ है। साल 2013 के बाद से ही हर केस की मॉनिटरिंग सीधे हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है। ऐसे में कई केस में रिपोर्ट भी थाना स्तर से तलब की जा रही है। इसमें फाइल नहीं मिलने और फिर चूहों द्वारा कुतर जाने की बात भी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार सीमांचल के पुलिस थानों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कोसी के कई ऐसे थाने हैं जहां पर बाढ़ का भय बना रहता है। बिहार में सिर्फ पूर्णिया पुलिस कार्यालय ही ISO से सर्टिफाइड है। किशनगंज के एक जर्जर थाने के भवन से फाइल ढूंढने के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी को सांप ने डस लिया था, जिससे उसकी जान भी गई थी। जब पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी थाना में CCTN के तहत CCTV समेत अन्य बुनियादी बातों को दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है। यहाँ कई ऐसे थाने हैं जहाँ पर पुराने फाइलों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार में जमीन के स्वामित्व के लिए 3 तरीके के साक्ष्य मान्य होंगे। इसके आधार पर आप अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं और खतियान में अपना नाम चढ़ा सकते हैं। खबर के अनुसार ग्राम सभा में कानूनगो ने बताया है कि जमीन स्वामित्व के लिए 3 तरीके के साक्ष्य मान्य होंगे। जब पुश्तैनी जमीन के लिए खतियान, खरीदी गई जमीन के लिए रजिस्ट्री और फिर सरकार से मिली हुई जमीन के लिए पर्चा या फिर बाज़गीत पर्चा मान्य होगा। वहीं पर अगर आपके पास जमीन की रसीद अपडेट नहीं है तो फिर पुरानी रसीद भी मान्य होगी। यदि आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुई है तो फिर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पुश्तैनी जमीन होने पर वंशावली के साथ साथ रैयत को खतियान जमीन से संबंधित प्रमाण पत्र के अलावे खुद की घोषणा पत्र देना होगा। सर्वे के दौरान रैयत को अपनी जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज देने होंगे, या इसका मिलान सरकारी रिकॉर्ड से किया जाएगा। जमा किए गए दस्तावेजों में मौजूद रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होने पर उस जमीन के कागजातों को अपलोड नहीं किया जाएगा। दोस्तों बिहार में उद्योगों की स्थिति को लेकर के तमाम सरकारों पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पिछले 18 सालों के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल में बीते 2 सालों में उद्योग के क्षेत्र में निवेश के आंकड़े चौंकाने वाले। वर्तमान एनडीए सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है तो फिर महागठबंधन के नेता इसको लेकर के तेजस्वी यादव को सारा श्रेय देते हुए नजर आ रहे हैं। क्रेडिट की होड़ तो जारी रहेगी, लेकिन इस आड़ में बिहार की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। आपको बता दूं कि बिहार में उद्योग जगत ने पिछले 2 साल में बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसके आंकड़े देख करके सरकार गदगद है, क्योंकि इस आंकड़े को छूने के लिए सरकार ने लगातार कई बड़े प्रयास किए हैं, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। जब उद्योग विभाग के आंकड़े के अनुसार पिछले 2 वर्षों में वर्ष 2022 से 2024 के बीच बिहार में लगभग 12,000 करोड़ का निवेश हुआ, जबकि 2016 से 22 तक सिर्फ 2,500 करोड़ का निवेश हो पाया था। उद्योग जगत की इस रफ्तार को देख करके बिहार सरकार उत्साहित है। बिहार में पिछले 3 सालों में बिहार में बड़े निवेश की बात करें तो जयप्रभा मेनदाता हॉस्पिटल 800 करोड़, पेप्सिको 550 करोड़, ब्रिटानिया इंडस्ट्री 250 करोड़, ताज होटल में 500 करोड़ निवेश किए गए हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारे निवेशों ने बिहार में दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शहजाद सैफी को जमानत मिलने और फिर उनके रिहाई को लेकर के आम आदमी पार्टी और सत्य की जीत बताई है। इसके साथ ही उन्होंने बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में 18 दिनों में गिरे 13 पुल से लगातार हो रही लोगों की जान जारी है, और इस समस्या को लेकर के केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह से जनता दरबार से में मिलने गए आम आदमी पार्टी बेगूसराय के पूर्व जिला अध्यक्ष शहजाद सैफी और कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से पीट करके उन्हें जेल में बंद करा दिया। संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट
करते हुए ये बात कही है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी लिखा कि आज उन्हें यानी कि शहजाद सैफी को माननीय न्यायालय ने रिहा कर दिया है। ये आम आदमी पार्टी की जीत है और सत्य की जीत है। आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के साथ पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। शहजाद सैफी को 31 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और 4 सितंबर को रिहा कर दिया गया है। दोस्तों, भारत नेपाल सीमा के महुलिया पोस्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब घोरासन थाने के एक पुलिसकर्मी को इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की वार्तालाप के बाद नेपाल पुलिस ने पुलिसकर्मी को छोड़ा। जी हाँ, यानी कि भारत के पुलिसकर्मी को नेपाल के पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया। आपको बता दूं कि घोरासन थाना पुलिस एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए मुहलिया पोस्ट के रास्ते नेपाल में गई थी, क्योंकि दोनों देश की सीमा खुली हुई है, जिस वजह से पूर्वी चंपारण जिले के घोरासन थाना का एक पुलिसकर्मी नेपाल में चला गया, जो वह सिविल ड्रेस में था। और फिर इधर भारतीय पुलिस ने एक नेपाली नागरिक को पकड़ करके अपने साथ बैठा लिया था। इसके बाद तुरंत ही नेपाल के बाजार में ये हल्ला हो गया कि भारतीय पुलिस नेपाली सीमा में घुस करके एक नेपाली नागरिक को पकड़ करके ले जा रही है। इसी बीच घोरासन थाने का पुलिसकर्मी जो नेपाल चला गया था, उसको वहाँ के लोगों ने पकड़ करके नेपाल APF के हवाले कर दिया। इसके बाद जानकारी मिलते ही मोतिहारी SP ने सिकरनाहा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इस मामले को तुरंत देखने के लिए कहा, जिसके बाद सिकरनाहा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने अपने समक्ष नेपाल पुलिस के पदाधिकारी से बात की, जिसके बाद नेपाल पुलिस ने घोरासन थाने के कर्मी को छोड़ा।